Hello everybody, once again welcome back to Hell Garden। ये बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 516। ये एपिसोड इस आर्क के सबसे क्रेजी एपिसोड्स में से एक होने वाला है। इसमें जन की डेविल पावर भी ट्रांसफॉर्म होने वाली है और हमें उस यायू पैलेस मास्टर का सीक्रेट मालूम पड़ेगा। सो अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो डेफिनेटली नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा के बन जाओ हमारी हेल गार्डन फैमिली का हिस्सा। जैसे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपसे बिल्कुल मिस नहीं होगा। अगर रिकॉल किया जाए कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हुआ क्या था, तो वहाँ पे यायू उस येलो इंसेक्ट की पावर को ऑब्जॉर्व करके अपनी 5th लेवल इनकार्नेशन एंड ब्रेक थ्रू की तैयारी में होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इस गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर ने पॉइजन गॉड पैलेस के कई पावरफुल एक्सपर्ट्स की ओरियन को ऑब्जॉर्व कर लिया होता है। और जब जन अपने डीमन अवतार को एक्टिवेट करता है, यानी कि उसके पीछे एक ह्यूज डीमन शैडो दिखाई दिया था, तो यायू निकालती एक टॉप इमोर्टल आर्ट को। और इस इमोर्टल आर्ट का टेरर क्या था हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सीन में हमें जियान देखा था जिसकी आंखें एक वॉलेंटरी को रेडिएट कर रही होती हैं। वो बोलता है वुमन ये एक्चुअल में एक टॉप इमोर्टल टेक्निक को कंडेंस कर सकती है। यायू के एक्शन से वो क्लियरली हिल चुका था। ये 3 शब्द टॉप इमोर्टल आर्ट ये ऐसे इनडिस्क्राइबल मैजिक को पोजेस करते हैं जिनके नाम पे अच्छे हीरोएं कांप जाएं। आखिरकार ये इस दुनिया की पीक की पावर के करीब की स्ट्रेंथ होती है। मैजेस्टिक एनर्जी तो जियान की बॉडी से भी इरप्ट होती है। उसके दोनों हाथ आसपास के क्योटिक बर्ड को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो अपने एक इशारे पे लिटिल फी डॉक्टर ओजुनर को पीछे बुला लेता है जिससे उस टेक्निक से इन्हें बचा सके। ओजुनर कहती है बुर्द जियान। उसकी नजरें भी आसमान में यायू के ऊपर टिकी हुई थी जिसका ऑरा लगातार चर्न हो रहा था। वो गॉड ईटर इंसेक्ट मदर की पावर को लगातार ऑब्जर्व कर रही होती है जिससे रिइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन को क्रॉस किया जा सके। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इनकी किस्मत है। और जियान यायू की तरफ नहीं देखता बल्कि अपने सिर को उठा के पॉइंट करता है उस दिशा में जहाँ का एंडलेस वर्ल्ड बहुत भयानक तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा था। यह एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी इंटेंसिफाई हो रही होती है जिसने इस मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनके दिल की गहराइयों में से डर जागता है। शाओशान कहती ये तो यही सो कॉल्ड आइस एट्रीब्यूट की टॉप इमोर्टल आर्ट है। टॉप इमोर्टल आर्ट की पावर ऑलरेडी उस लेवल पे थी जिसे 5th लेवल इनकार्नेशन के नीचे के बीइंग सह नहीं सकते हैं। डीमन जियान स्माइल करता है। उसके पीछे का डीमन फैंटम उसमें से अब तक न देखी जाने वाली मैडनेस इरप्ट होती है। जियान कहता है इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। ये दुनिया में तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं उसे रोकने जा रहा हूँ लेकिन चिंता मत करना, मैं अपने आप को मरने नहीं दूंगा। सिचुएशन जितनी ज्यादा डेस्परेट लगती है बैटल उतनी ज्यादा फियर्स होगी। ऐसे हालात में जियान को ऐसा लगता है कि उसका डेविल क्यूब और भी ज्यादा इंटेंस पावर को निकाल रहा हो। ऐसा लगता है जियान की डेविलिश फोर्सेस ये समय और स्पेस के भाव को चीर के कुछ ऐसे सुप्रीम बींग्स को बुला रही हूँ जो कि एंशिएंट टाइम से सर्वाइव करते आ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम पास होता है वो टॉप इमोर्टल आर्ट पूरी तरीके से फॉर्म हो गई थी। हालांकि इसे एक्टिवेट करने के लिए यायू ने गॉड डिवावरिंग इंसेक्ट का यूज किया था लेकिन तब भी कंप्लीट टॉप इमोर्टल आर्ट नहीं थी। हाउएवर जियान और बाकियों से डील करने के लिए बिल्कुल काफी होती है। वो हाहा करके बोलती है डेविल होली फ्लेम रिइंकार्नेशन ये सब अंत में जाके मेरे हाथ में ही आएगा। वो फाइनली रिवील करती है कि टॉप इमोर्टल आर्ट लेटिट्यूड ऑफ आइस क्योंकि उसे ऑलरेडी कई सारी पावर्स गार्ड कर रही होती है। जियान के ग्रुप के पास उसे इंटरप्ट करने का मौका नहीं था। वो बस इस अटैक का हेड ऑन सामना ही कर सकते थे। वो पागलपन के साथ दहाड़ती हॉलिंग आइस डिसेंड इन शब्दों के साथ आसमान थमाता। वो टॉप इमोर्टल आर्ट अनलीश होती है। इवन इसकी मौजूदगी में 5th लेयर इनकार्नेशन ट्रिबुलेशन थंडर क्लाउड्स भी अपने आप को शांत कर लेते हैं। फिर आसमान में सिसिस छन 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 की आवाज सुनाई देती है। कई बिल्कुल सफेद बर्फ से बने धागे एक दूसरे में जुड़ के हजारों लाखों आइसी फ्लावर्स को फॉर्म करते हैं। अभी ऐसा लग रहा था जैसे हेवंस बीच में फट गए हों। वो एंडलेस आइस थ्रेड्स एवनी कोल्ड एनाइलेशन ऑरे को लाए थे जिसके सामने इस दुनिया में सब कुछ फीका लगता है। वो बर्फ के धागे ट्विस्ट होते हैं, शैटर होते हैं, फिर ये बनाते हैं और भी अजीब आइस फ्लावर्स को। इनमें से हर एक बर्फ का फूल हाथ के बराबर था लेकिन इन्हें भी कई अजीब से आइसी पैटर्न से ढक रखा होता है। इनके कोर में हजारों फ्रॉस्ट ड्यून्स मौजूद थे। वो हड्डियों को पिघलाने वाली कोल्ड फैलती है। इस दुनिया में बस एक रंग रह जाता है जब ये आइसी फ्लावर जगह जगह पे थम चुके अनकॉन्शियस पॉइजन सर्वेंट्स के ऊपर गिरते हैं। इन लोगों को बिल्कुल रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। उनकी बॉडीज हल्की सी ट्रेम्बल हुई थी फिर ये पूरी तरीके से सफेद बर्फ में बदल गए थे। इनका लाइफ और गायब होता है, सोल पावर वैनिश हो गई थी। सब कुछ बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर हो रहा होता है जैसे जीते जागते जीव नहीं बल्कि फ्लॉलेस आइस स्कल्पचर्स हो। यायू अपने हाथ का इशारा करके बोलती है आइस लैटिट्यूड को एंजॉय करो। वो गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर को कमांड करती है जिससे उसके शरीर में जाने वाली रिइंकार्नेशन पावर और भी तेज हो गई थी। उसके हिसाब से जैसे
उसने टॉप इमोर्टल आर्ट अनलीश की, ये लोग चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, इनका बचना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनसे जमने वाला हमेशा हमेशा के लिए बर्फ बन जाएगा, उसकी बॉडी और सोल सब कुछ एनालाइट हो जाएगा। वहीं पे जब डेविल जियान चारों तरफ से ओवरवेलमिंग प्रेशर को फील करता है, उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। उस जमी हुई दुनिया में गिरने वाले आइसी फ्लावर्स को देख के उसे ऐसा लगता है उसके शरीर की सारी सारी पावर्स को बांध दिया गया हो, चाहे उसकी सोल की गहराई का डीमन ब्लड हो या फिर उसकी धड़कनों के साथ दौड़ने वाली फेरोसिटी, ये सब उस आइस पावर के द्वारा फोर्सफुली काम हो गए थे, जैसे 10,000 साल पुरानी अबिस में जम चुके हो। ये अपनी स्ट्रेंथ के छोटे से भी हिस्से को मोबिलाइज नहीं कर पाते। हमारा ध्यान जाता है जूनर के ऊपर, जो कि उस यायू को बहुत ध्यान से देखती है और हर मिलीसेकंड के साथ उसके चेहरे के रंग उठते जा रहे थे। वो कहती है, यायू ये लगता है एक मॉडर्नर है, एक आइस एट्रीब्यूट की मॉडर्नर, अब तक के एग्जिस्टेंस की सबसे मिस्टीरियस आइस पावर्स में से एक को कंट्रोल करती है। हालांकि आइस एट्रीब्यूट के तो कई कल्टिवेटर्स होते हैं, लेकिन ऐसी पावर जो कि दूसरों के शरीर की अंदरूनी चीजों से इंटरफेयर कर सके, इसके बारे में किसी ने नहीं सुना था। जैसे जैसे आइसी फ्लावर्स नीचे आ रहे होते हैं, आसमान में गूंजती हैं पैनी सी हमिंग आवाजें, वर्ल्ड एकदम तेज चमकता है, वो हजारों आइस रेज एक दूसरे के पास आके गोल गोल घूमने लगती हैं, जैसे आकार लेता है एक मैसिव आइसी पैलेस। इस बर्फ से बने किले के अंदर बहुत सारे एंशिएंट टबूस मौजूद थे, जिनमें अनमेच्ड डिवाइन माइट निकल रही होती है। ऐसा लगता है इन्हें छूना भी मौत को बुलावा देना होगा। वो एंशिएंट सोल हमारा पूरे माउंटेन रेंज को ढकने लगता है, चाहे पॉइजनस फॉग या फिर डिमोनिक पावर, इससे कुछ नहीं बच पाता। इवन सोल भी अपनी जगह पे लॉक हो गई थी। जैसे वो यायू जान को देखती है, सबके कानों में जाती कई क्लैंग 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 की आवाजें। वो आइसी पैलेस हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था, इसमें से कई बर्फ से बनी हुई चेन्स जो कि एंशिएंट फ्लक्चुएशंस को रखती हैं, वो पलक झपकते डेविल जान के बगल में अपीयर हो जाती हैं। वो हिल नहीं सकता था, ना ही वो रेजिस्ट कर सकता था। शश शश के साउंड साथ ही आइसी चेन्स उसकी बॉडी की आर पार हो गई थी, उसकी त्वचा सड़ने लगती है, फ्लैश ब्लरी हो गया था। वहीं पे बाहर बहने वाला खून जमने लगता है। हालात को देख के ऐसा लगता है जैसे काफी जल्दी वो मरने वाला हो। इस एंशिएंट टैबू आइसी पैलेस के सामने डीमन जियान को बिल्कुल सरप्राइज फील हो रहा था। मौत बिल्कुल पास खड़ी दिखाई देती है। फिर एक के बाद एक आइसी फ्लावर्स पैनिक होने लगते हैं, ये शूट होते हैं जियान की तरफ। इवन में से सबसे छोटा वाला आइसी फ्लावर भी जियान की बॉडी को सीरियस इंजरीज देने के लिए काफी था, और ऐसा होता भी है। जब दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था, जियान की बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। अभी जियान की हालत बहुत बड़ी अपराधी जैसी होती है, जैसे खुलेआम सजा मिल रही हो। वो आइस पैलेस जियान के ऊपर दया नहीं दिखाता, उसके मुंह से आर आर की धाड़ने की आवाजें गूंजती हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों चिल्ला के बोलते हैं, ब्रदर जियान जियान। अभी जैसे समय रुक गया हो, चीजें बिल्कुल स्लो हो जाती हैं, और ऊपर हवर करने वाली यायू के चेहरे पे आती एक बड़ी सी स्माइल। हाउएवर इससे पहले अपनी जीत को सेलिब्रेट भी कर पाती जियान, जिसकी वाइटलिटी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी, उसका शरीर अपने आप ही हवा में उठने लगता है। एक डिमोनिक आवाज गूंजती है कि चिंता मत करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी डेविल पावर तुम्हारे सामने घुटने टिकाएगी, तो फिर तुम सपने देख रही हो। वो कहता है, ब्रिलियंस ऑफ द डेविल ब्लूम। आसमान में गूंजती शाबू शाबू पफ पफ की आवाजें। उसकी त्वचा को डार्क ग्रीन फ्लेम से ढक लिया था। अब ये ग्लेज होली फ्लेम नहीं होती, बल्कि होती एंशिएंट डिमोनिक फायर, कुछ डीपर, कुछ और भी टेरिफाइंग। ये फ्लक्चुएशन शायद उसकी होली फ्लेम को भी सरपास करती है। इसी पल जियान के लेफ्ट हैंड का वो मार्क जलता है, इसमें से निकलता है वो डार्क अंडरवर्ल्ड गार्ड, जो उसके बगल में घुटने टिका के बोलता है, वेलकम माय किंग। वो गहरी हरे रंग की फ्लेम्स जियान के शरीर से थोड़ा दूर जाती हैं, ये फॉर्म करते हैं एक एंशिएंट इविल शैडो को। वो शैडो एक काम टोन में कहता है, बच्चे, डेविल की पावर को इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। ये लहजा डांट कर नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है जैसे कोई टीचर अपने बच्चे को सिखा रहा हो। हालांकि दूर से देखने में वो ब्लैक शैडो कमजोर लगती है, लेकिन जिस पर ये अपीयर हुई थी, जियान को इम्प्रिजन करने वाली आइस चेन काले रंग की पड़ने लगती है। फिर ये काले रंग की धुएं बदल के बिखर जाती हैं। उसे ना ही किसी एनर्जी बैकलैश का सामना करना पड़ता है। इवन वो आइस लैटिट्यूड पैलेस भी पीछे चला गया था। बदलने के बाद ये पहली बार था जब जियान फिर से हिल डुल पा रहा था। वहीं पे उसके सीने के सामने इकट्ठी होने वाली डेविल पावर ये किसी वोल्केनो की तरह फटी थी, लेकिन ऐसा ज्वालामुखी भी उस शैडो के सामने बिल्कुल बच्चा सा लगता है। ये स्ट्रेंथ और आइडेंटिटी ये जरूर एक ऐसे बीइंग को बिलोंग करती होगी जो इस दुनिया के सच में पीक पे खड़ा होगा। वो डार्क ग्रीन फ्लेम शैडो के चारों तरफ घूमती है, ये जियान को इग्नोर करती है। फाइनली जैसे ही शैडो अपनी हथेली को उठाता है, बनती डेविल पावर की बहुत बड़ी शॉक वेव जैसे वो आइस पैलेस के संपर्क में आता है, हमें से बिल्कुल डामाडोल होते हुए देखते हैं। फाइनली उस शैडो ने अपने हाथ क्लेंच किए होते हैं। एक सिंपल सा देखने वाला पंच ऊपर बढ़ाया गया था। ये बिना किसी वार्निंग की कैजुअल पंच था। बस बात ऐसी थी कि इसके अंदर की मिस्टीरियस अनफेथेबल स्ट्रेंथ को वही लोग समझ सकते थे जो एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। हमारे कान में एक डल बूम की आवाज गई थी। वो अब तक इंडिस्ट्रक्टिबल सा
सा फील होने वाला आईसी पैलेस किसी पतले से कागज की तरह बीच में से फाड़ दिया जाता है। इसमें कई 100 मीटर चौड़ा ब्लैक होल बनता है। इस होल के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं रहती, सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वो यायू जिसने फिफ्थ लेयर इनकार्नेशन की कैलेमिटी का जो सामना किया होता है, जैन के सामने खड़े उस डार्क ग्रीन शैडो को वो सोलम नजरों के साथ देखती है। उसके दिल की गहराइयों में से डर जागता है। वो कदम पीछे लेके बोलती है, डार्क मैटर प्लूटो, तुम डार्क किंग हो। हाउएवर वो शैडो से इस तरीके से इग्नोर करती है जैसे यायू ऐसी ओल्ड मॉन्स्टर भी उसकी नजरों में आने की काबिल ना हो। बल्कि वो शैडो जान से बोलता है, ये हमारा फर्स्ट और लास्ट टाइम है, उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे। ये तुम्हारे अंदर की डेविल और तुम्हारे पीछे की फैमिली के लिए। इतना कह के वॉइड खुलता है। वो शैडो डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड को अपने साथ लेके गायब हो जाती है। बस इसका यही सिंपल एक्शन था जिसने जियान के दिल में एक बहुत ही प्रोफाउंड शॉक को फैला दिया था, जैसे कोई बीज बो दिया हो। वॉइड फिर से शांत हुआ था, लेकिन तभी वो सप्रेस होने वाली आईसी मैजिक पावर एक और भी टेरिफाइंग फोर्स के साथ जियान को सप्रेस करने लगती है। वो थ्रम 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 के साउंड गूंजते हैं, लेकिन जियान इस पर ध्यान न देते हुए याद करता है उस अजीब से शैडो को। वो ये नहीं जानता था कि कहाँ से आई, लेकिन फील कर पा रहा था कि बिना उसके वो ऑलरेडी मर चुका होता। वो स्लोली अपनी आंखों को बंद करके रिकॉल करता है उस गाइडेंस को जो शैडो ने उसके लिए छोड़ दी थी। वो इन शब्दों को दोहराता है कि डेविल की पावर को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। जियान के दोनों हाथ क्लेंच होते हैं। भले उस शैडो की आइडेंटिटी अभी अनक्लियर हो, लेकिन जियान को उसमें से एक जानी पहचानी फीलिंग आई थी। अगर वो शाओ क्लैन का मेंबर नहीं है तो शायद उसकी डेविल ब्लड लाइन का मास्टर है। इसने उस आइस लैटिट्यूड पैलेस को बड़ी आसानी से शैटर कर दिया। जियान सोचता है अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस सिंपल से दिखने वाले पंच में गहरे राज छिपे हुए थे। हमारा ध्यान जाता है यायू के ऊपर जिसका एक्सप्रेशन अभी ट्विस्ट हो चुके होते हैं। वो खुद से कहती है आखिर अंडरवर्ल्ड बीइंग हमारे डीमन वर्ल्ड में क्यों आएंगे। वो रिलेट करने की कोशिश करती है डेविल और अंडरवर्ल्ड के बीच में, लेकिन फिर वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। वो कमांड देती है लैटिट्यूड ऑफ आइस एनालाइड। हालांकि कुछ समय पहले का शैडो बस एक एनर्जी प्रोजेक्शन था, लेकिन तब भी उसकी पावर को भी कभी टच नहीं कर सकती थी। हालांकि यायू स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन लगातार टॉप इमोर्टल आर्ट को मेंटेन करके रखना और साथ में ट्रिब्यूलेशन को भी सरवाइव करना, इससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से खत्म हो रही होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चीजें बदल जाएंगी। वो बेजुन्नर जिसकी आंखें एंजाइटी से भरी होती है, वो जियान को देखती है जैसे आइस पहले सप्रेस कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो मदद के लिए आगे जा पाती शाओशन उसके हाथ को पकड़ती है। उसे रिला के बोलती है मत जाओ, उन सीनियर ने जियान को पहले ही गाइड किया है, वो हम बस उसके ऊपर ट्रस्ट ही कर सकते हैं। उसे इस आइस लैटिट्यूड की डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में अच्छे से पता होता है। वो बेसिकली अब इस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। ब्रूनर कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं जो रह गए हैं, जिससे गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर की पावर और न बढ़ पाए। ये दोनों वुमन साथ में आके अपनी औरों को रिलीज करती हैं। ये एक एक करके उन जम चुके पॉइजनस सर्वेंट्स को बचाए रखती हैं। हालांकि टॉप इमोर्टल आर्ट को ब्रेक नहीं कर सकती थी, बट यायू की ट्रिब्यूलेशन को डिले करना ये जियान को थोड़ा और समय देगा। बस इनकी उम्मीद यही होती है कि जियान या फिर पैलेस मास्टर जिंगयू कोई मिरेकल कर सके। हमारा ध्यान जाता है आसमान की तरफ, जहाँ लाखों आइसी फ्लावर्स बिल्कुल सितारों की तरह फैले होते हैं। कुछ समय पहले अब फिर होने वाला ऑरा इस आइस के द्वारा बिल्कुल मिटा दिया जाता है। यूनिक आइस एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करने वाली यायू ऐसी मॉडर्नर के सामने जो गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर की हेल्प से टॉप इमोर्टल आर्ट का इस्तेमाल कर रही हो, ये सब मिला के डेडली कॉम्बिनेशन बनते हैं। हालांकि जियान लगातार राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी गूंजती उसकी कराने की आवाजें। पर इस बार कुछ अलग था और शैडो के शब्द लगातार उसके दिमाग में गूंजते हैं। एक पल के बाद तो भारी दुनिया की चिंता करना ही बंद कर देता है। वो बर्फ के सफेद धागे उसके शरीर को ढकने लगते हैं। पीस बाय पीस उसका फ्लैश और ब्लड एरोड होता जा रहा था, लेकिन तब भी उसकी हड्डियों में दो एंशिएंट ब्लड लाइंस बहती हैं। वो डार्क ग्रीन डेविल ब्लड और ब्राइट रेड शाओ क्लैन का ब्लड। बस फर्क ये था कि कोई बहुत बड़ी वेव्स नहीं बना रही होती जैसे किसी चीज की तैयारी में हो। बात ऐसी भी नहीं होती कि वो टॉप इमोर्टल आर्ट का सीधा सामना करना चाहता हो, लेकिन वो अपनी ऊपर चाहे कितना गर्व महसूस करता हो। वो जानता था कि एक टॉप इमोर्टल आर्ट बस एक टेक्निक नहीं है, ये एक डिवाइन पनिशमेंट होती है। तभी उसके गले के नीचे का फ्लैश बिल्कुल खाक में बदल गया होता है। बस रह जाती हैं वो सफेद रंग की हड्डियां जिनमें उसका डिमोनिक विल स्ट्रगल कर रहा था। उसकी सोल ट्रैम्बल होती है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी जब हम जियान के हाथों को फैलते हुए देखते हैं, जैसे वो चाह रहा हो कि ऐसी पावर उसे डिवावर कर ले। फाइनली उसकी हड्डियों से लेकर उसका फ्लेम हार्ट सब कुछ जमने लगता है। उसकी वाइटलिटी खत्म होती है। जिंदगी पीस बाय पीस कोलैप्स हो रही थी, लेकिन अगले पल आसमान में गूंजती हैं डोंग 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 की आवाजें। ये धड़कनों के थंडर साउंड्स थे। इनकी हर एक बीट उसकी सफेद हड्डियों में से उन डार्क ग्रीन ब्लड वेसल्स को डेवलप करने लगती है। उसकी मांसपेशियां, उसका दिमाग, फिर उसकी सोल नरिश होती है। इस पर चारों तरफ के वाइसी फ्लावर जो कि जियान के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो डर के जैसे भागने लगे
क्यों? क्योंकि राइज होती है एक नई डिमोनिक फोर्स। ये अब तक की सबसे खतरनाक डिमोनाइजेशन थी। उसकी हड्डियों को ढकने वाली गहरी हरे रंग की डिमोनिक फ्लेम्स ये उसे नुकसान पहुंचाने की जगह उसकी ब्लड और फ्लैश को रीजनरेट करती हैं। जो फाइनली जैन की स्किन भी वापस लौटती है, खुलती है उसकी गहरी हरी और काली आंखें। बस फर्क ये था कि जैन की प्रेजेंस और उसका ऑरा बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसके सीने के सामने डार्क ग्रीन फ्लेम जल रही होती है, बिल्कुल राइजिंग सन की तरह। जैन धारता है सोर्स ऑफ द डेविल, पंच ऑफ द स्काई। उसके पीछे के कोलोसल डार्क ग्रीन फैंटम का आकार बढ़ाता, ये उस आइसी पैलेस के बराबर हो जाता है। फिर जैन के हाथ वैसे ही मूव होते हैं जैसे उस एंशिएंट शैडो के हुए थे। उसकी फिस्ट के सामने इकट्ठी होती हैं डार्क ग्रीन डेमोनिक फ्लेम्स। पहली मफल्ड बैंग 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 के साउंड गूंजने लगते हैं, जैसे इस डेविलिश पावर के सामने स्पेस की भी नहीं चलने वाली। ये अपने आप ही फ्रैक्चर हो रहा था। वो दुनिया को तबाह करने वाली रिपल्स एक जगह पे इकट्ठी होती हैं। अब वो भी और नहीं रुकता। उसका वो डार्क ग्रीन फिस्ट सीधा धाड़ मारते हुए फॉरबिडन आइस पैलेस की तरफ शूट हो जाता है। इस पंच के अंदर मौजूद पावर को नॉर्मल लोग कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते थे। इसमें होता है सुप्रीम डोमिनेशन का ऑरा। जैसे वो डार्क ग्रीन एनर्जी आगे बढ़ती है, इसके सामने पूरे स्पेस और टाइम का फैब्रिक सिकुड़ सा जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में एक्सप्लोड होती हैं बहुत सारी वोलेंट डेविल पावर्स। वो क्रैशिंग आवाजें जिसके सामने अच्छे बहरे हो जाए। अब तक आसमान को ढकने वाले आइस फ्लावर्स इस जियान के डीमन फैंटम अटैक के सामने बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। इनकी बसों पफिंग साउंड आ जाते हैं। इस युद्ध के मैदान में यायू का डोमेन श्रिंक हो रहा था, लेकिन जियान इतने पे नहीं रुकता। वो अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है शटर। तुरंत ही वो फिस्ट खुलती है। ये सीधा उस आइस पैलेस से टकरा गई थी। गूंजती है बैंक क्रैक की आवाजें। फिर ये आइस पैलेस बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया था। कहने को तो ये सिंपल थ्रो था, लेकिन इसने स्टॉप आइस एट्रिब्यूट की इमोर्टल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। डेविल जियान अपनी जगह से हिलता नहीं है, क्योंकि वो एंशिएंट विशेष पावर से भरी हुई आंखें सीधा देखते हैं यायू को, जिसने करीब आधी ट्रिपुलेशन क्रॉस कर ली होती है और अभी ये बहुत ही मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन से घिरी हुई थी। जियान का ग्रुप इस पावर को बिल्कुल अप्रोच नहीं कर सकता। उस लैटिट्यूड ऑफ आइस टेक्निक के शैटर हो जाने के बाद एक वर्ल्ड में शीशे जैसे फ्रैगमेंट्स फैल गए होते हैं, लेकिन अभी जियान की डार्क ग्रीन डेमोनिक फ्लेम्स अपने गिरफ्त में ले रही थी। जियान की डेविलिश फ्लेम यहीं तक नहीं रुकती है, ये लॉक हो जाती है इन पॉइजनस सर्वेंट्स के ऊपर, जो कि बर्फ के फूलों के द्वारा ऑलरेडी आइस स्कल्पचर्स में बदल चुके होते हैं। इन्हें गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर के द्वारा अब्सॉर्ब किया जा रहा था। हम फोकस शिफ्ट करते हैं ऊपर आसमान में। उस रिइंकार्नेशन ट्रिब्यूलेशन के बीच में यायू, जो कि गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर की पावर को अब्सॉर्ब कर रही थी, वो अचानक से खून उबलती है। तुरंत ही उसकी नफरत से भरी नजरें नीचे जियान के ऊपर गई थी। वो कहती है गुड गुड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कल का जूनियर मेरे लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। उसे गहरे हरे रंग की फ्लेम्स इवन होली फ्लेम से भी ज्यादा ऑप्रेसिव लगती है। इसके उस ऑमनस हरे से रंग के सामने जैसे दुनिया सड़ रही हो। जमीन क्रैक होती, आसमान अनस्टेबल होता हुआ दिखाई दिया था। अभी नजरें तो शाओइशा नुज़ुर की भी जियान के ऊपर थी, जिसे बॉइलिंग डेमोनिक फ्लेम्स ने ढक रखा था। दोनों को गहरी चिंता होने लगती है। आखिरकार अभी के जियान को देखे कोई भी कह सकता है कि वो सच में डेविल के नाम को डिजर्व करता है। इवन दोनों के माथों में रिइंकार्नेशन सील्स होती हैं, वो भी इस पावर के सामने कांपने लगती है। ये डेविल पावर टेरिफाइंग थी, स्पेशली वो पंच। ये किसी टॉप इमोर्टल आर्ट से बिल्कुल कम नहीं होती है। ये एक अटैक पूरे के पूरे रेंज को तबाह करने के लिए काफी था। ज्ञान फाइनली गहरी सांस भरता है और धाड़ के बोलता है, तेरी टॉप इमोर्टल आर्ट को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, या यूं नीचे आके अपनी मौत को स्वीकार कर। अब एक ऑलमोस्ट 5th लेवल के रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट से इस तरीके से बात करना, भले उसने डाकिंग की टेक्निक को समझ लिया हो, लेकिन यायू और उसके बीच का स्ट्रेंथ गैप बहुत इनॉर्मस होता है। सवाल ये कि क्या जन यायू से सच में फाइट कर सकता है? चलो हम उसका आंसर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं कई और सरप्राइजेस। और अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन जिनका एक एपिसोड से काम न बने, वो रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। जो उनको ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक उसे आपको चेकआउट जरूर करना चाहिए। ज्वाइन बटन को टैप करके आप सारे लेवल्स की डिटेल जान सकते हो। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।